बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आज की अहम और जो ताज़ा ख़बरें हैं जी, एक तो ये कि हुकूमत ने एक नया काम शुरू कर दिया है। अब वो है तो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक, लेकिन उससे एक बहरान ज़रूर जन्म ले सकता है। वो बहरान ये है कि अब हुकूमत बज़िद है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी है वो शुरू करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम याया अफरीदी साहब, यानी उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे फिर उससे सीनियरिटी शुरू होगी। तो भाई जो ऊपर के दो जज जो सुपरसीड हुए हैं उनका क्या स्टेटस होगा? कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऑनरेबल तरीका जैसे फ़ौज में होता है कि कोई सुपरसीड हो तो वो रिटायर कर जाता है, लेकिन यहाँ तो जजेस मौजूद हैं और वो मौजूद रहेंगे। कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल किसी का कहीं जाने का। अब हुकूमत ने जो नया काम शुरू किया है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और एक और बात जो लड़ाई है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर इस वक्त चल रही है वो है जो गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रही है, उस पर बात करेंगे। और साबिक जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी चंद बातें कही हैं, ज़रा उस पर बात कर लेंगे। कुछ चीज़ें जो बहरान को बढ़ा रही हैं वो पहले भी खैर ऑब्वियस थी, लेकिन जो सलीम साफ़ी साहब को सरदार अयाज सादिक साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस पर नहीं मानेंगे। और वो जो मखसूस नशस्तों के हवाले से है और वो इलेक्शन कमीशन को भी जो उन्होंने ख़त लिखा हुआ है वो उस बात पर अभी भी बज़िद हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये और वो। लेकिन अगर मैं सबसे पहले इस बात पर आ जाऊँ कि हुकूमत ने जो ये एक अप्रोच रख ली है कि जी हमने ये नहीं करने देना और ये पहले याया अफरीदी साहब से करें। अब ये कि ये सीनियरिटी के असूल को तय करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम लाई जा रही है, जिसके बाद सीनियरिटी को जस्टिस यासिर अफरीदी के बाद से शुरू किया जाएगा। जजेस कमेटी तब्दील हो जाएगी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आइनी बेंचेस के अंदर भी रास्ता रोका जाएगा। अब फ्रैंकली अगर बात यह है कि सीनियर मोस्ट जजेस अब ये बनाना, ये जहन में रखें कि जो जुडिशल कमीशन 26वीं तरमीम की बाद बना है उसमें वो सरबराह चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आइनी बेंच का सरबराह बनाना उस जुडिशल कमीशन का काम है। क्या मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को उससे रूल आउट किया जा सकता है? क्योंकि नंबर्स उसके अंदर नंबर गेम में बाय मेजॉरिटी डिसाइड होना है। लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 12 मेंबर्स हैं तो 7 जहाँ डिसाइड करेंगे वो वहाँ पर चला जाएगा। मेजॉरिटी यानी कि एक तरफ 8 है, एक तरफ 4 है, या एक तरफ 7 है, एक तरफ 5 है। मतलब इस जो जो मेजॉरिटी होगी उसका फैसला माना जाएगा। जो अब जुडिशल कमीशन के अंदर जो आइनी बेंच को बनाएगा उसके अंदर जो तरीक़ाकार है। अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को ये तब्दील करने जा रहे हैं तो वो तो है कानून, वो सिंपल मेजॉरिटी से तब्दील हो सकता है। पहले ऑर्डिनेंस से तब्दील किया था 63A का रिव्यू लगवाने के लिए, अब उसका तरीक़ाकार ये बनाने जा रहे हैं कि जी उसमें एक मज़ीद तरमीम कर दी जाएगी। अगर की जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये अब ये भी हो गई है, कानून तब्दील हो गया है तो हम कुछ नहीं करते? मेरा नहीं ख्याल ये अब इतना आसान है, क्योंकि देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न, मामूली मसाइल ये वो, अब तो बाकायदा लड़ाइयाँ हैं ना जो नज़र आई हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फारिसा साहब के हवाले से भी मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़, बाकी कुछ जज साहिबान का मौक़िफ़। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है एक और भी चीज़ है कि जी वो याह्या अफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब के साथ उनका पुराना ताल्लुक़ है, अतर मिर्ज़ा साहब के साथ पुराना ताल्लुक़ है, तो हुकूमत को समझ नहीं है। देखिए ये नहायत ही बचकाना सी सोच है। जो लोग भी ये कह रहे हैं सबको पता है कि याह्या अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब का दरीना ताल्लुक़ है। सबको पता है कि किस किस जज का किसके साथ, यूनिवर्सिटी का, पुराने चैम्बर का क्या पुराना ताल्लुक़ है। लेकिन ये जहन में रखें कि जब आप किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप उन चीज़ों को उस तरह से देखते हैं। हुकूमत ने अपनी तरफ से एक याह्या अफरीदी साहब उस प्रोसेस के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं, तो याह्या अफरीदी साहब से ये उम्मीद लगाना जहन में रखें कि उन्होंने तो मखसूस नशिस्तों के अंदर भी जो बाकी 8 जजेस की ख्वाहिश थी उससे उन्होंने एग्री नहीं किया, और उन्होंने ये जो कंप्लीट मुकम्मल जस्टिस फराम करने का चक्कर के लिए आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पटिशनर हैं उनकी रिजेक्ट होगी, लेकिन असल में क्योंकि पीटीआई की हैं तो आप उन्हें दे दें, उससे उन्होंने डिसएग्री किया था। उन्होंने इसे एजम्पशंस करार दिया था कि ये इस तरह से नुक्तों को ना जोड़ा जाए।
वो डिसेंटिंग नोट आज भी मौजूद है और बड़ा हैवी डिसेंटिंग नोट था। तो मंसूर अली शाह साहब जो याया अफरीदी साहब हैं, उनसे अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि वो कहेंगे अच्छा जी बस मैं तो अब मुकम्मल रिलीफ दूंगा और मंसूर अली शाह साहब के लिए और मुनीब अख्तर साहब के लिए वो हर एक से लड़ाई मोल ले लेंगे, कोई ऐसा नहीं होने जा रहा। हाँ, जो उन्होंने किया है वो ज़ाब्ते के तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस उस कमेटी के अंदर अगर बनते हैं तो वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब बनते हैं। अब अगर इस कानून के अंदर तब्दील लाने के लिए हुकूमत कुछ करती है तो फिर वो उसमें भी, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, एक स्यापा पड़ जाएगा। वो एक लड़ाई ऐसी शुरू हो जाएगी जिससे मसाइल जन्म देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था स्टेबिलिटी तो हमें कोई नज़र नहीं आती। जहाँ सियासी बहरान है वहाँ या इदाराती बहरान भी है। और अब ये इसके अंदर 26वीं तरमीम के बाद जहाँ हुकूमत कह रही है मामलात बिल्कुल दुरुस्त हो गए, अनलेस कि हुकूमत ने कुछ चीज़ें अपने लिए स्टिच अप की हुई हैं, इसमें भी मसला आएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी हुकूमत अगर सिंपल मेजॉरिटी से तरमीम लाती है तो उसमें भी मसला आ सकता है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। अब एक और चीज़ जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही, अब उन्होंने कहा जी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस आइनी बेंच का हिस्सा ना बने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह मुतनाज़ा जज हैं इसलिए आइनी बेंच का सरबराह ना बने, जस्टिस यारा अफरीदी गैर मुतनाज़ा जज हैं इसलिए तनाज़ात से बचने के लिए आइनी बेंच का सरबराह ना बने। अच्छा, ये जो राना साहब की लॉजिक है ना, ये ज़रा बादशाहों वाली लॉजिक है। देखिए, जहन में रखिए, उस तरमीम के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस आइनी बेंच का सरबराह नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ। अगर जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस को बनाना चाहता है और उनके हक में वोट देता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जुडिशल कमीशन, तो चीफ जस्टिस भी आइनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब, उनके हवाले से कौन उनको बनाना चाहेगा? वो कहते हैं जी वो ना बने क्योंकि वो मुतनाज़ा है। भाई, वो आपके नज़दीक मुतनाज़ा है ना, वो तो ख़ुद को मुतनाज़ा नहीं समझते। वो ख़ुद को मुतनाज़ा जज बिल्कुल नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी बड़ी तादाद है जज साहिबान की जो उन्हें मुतनाज़ा नहीं समझते। उस जुडिशल कमीशन के मेम्बरान के अंदर से चंद लोग शायद ऐसे होंगे जो उन्हें मुतनाज़ा नहीं समझते और वो चाहेंगे कि मंसूर अली शाह साहब आइनी बेंच के सरबराह बने। तो हुकूमत को अब ये देखना है कि वो आइनी बेंच का सरबराह कैसे बनाना है। वैसे जो उसकी कॉम्पोजिशन बनाई गई है जुडिशल कमीशन की, उसमें हुकूमत को लगता है कि वो जस्टिस जमान मंदो-खेल साहब को या जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब को बनाना चाहेंगे आइनी अदालतों के, आइनी बेंचेस के सरबराह, ताकि मामलात उधर जाएँ जहाँ कोई हुकूमत के मुताबिक कोई मुतनाज़ा जज या कोई ऐसा जज जिसका वाज़ेह टिल्ट हो तहरीक इंसाफ की तरफ, वो जज सामने ना आए या वो जज आइनी बेंच का सरबराह ना बने। लेकिन ये लड़ाई इसलिए क्योंकि अब ये यहाँ रुके। अगर हम शुरू में होता ना कि 26वीं आइनी तरमीम में मजबूत बहुत कर दिया उसने एग्जेक्टिव को, निज़ाम को, लेकिन इसीलिए अब 27वीं तरमीम के अंदर के लिए तैयारी या पेशबंदी की जा रही है ताकि जो चीज़ें पहले फेज़ में नहीं आई वो भी लाई जाएँ और कुछ चीज़ों को मज़ीद दुरुस्त किया जाए। अभी ये लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं, ये चलेगी। सरदार याद सादिक साहब ने कहा नहीं कि हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी स्पीकर ऑफिस नहीं मानेगा और ना ही मतलब जो इशारे लग रहे हैं ना ही इलेक्शन कमीशन मानेगा, क्योंकि वो तासुर पूरी गवर्नमेंट, पूरी रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सबका ये है कि ये 8 जजेस ने पीटीआई को आउट ऑफ द वे फेवर दी है, लिहाजा ये तो बात मानने वाली है नहीं। सो अभी भी वो इस बात पर बज़िद है कि ये फैसला हमने नहीं मानना और रिव्यू उसका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो तब सुना जाएगा जब आइनी बेंच बनेगा, क्योंकि 184 के जितनी रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ है वो अब चले जाएंगे मामला आइनी बेंचेस के सामने। तो अब देखना यह है कि आइनी बेंच कब बनता है, जुडिशल कमीशन इसको कब बनाता है और कब वो रिव्यू लगता है, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं लगेगा वो फैसला तो अपनी जगह मौजूद है और अब तो तफसीली फैसला भी आ गया, लेकिन ये मामला जिस तरफ जा रहा है ये मज़ीद लड़ाई और ये सब कुछ होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही हैं। फ्रैंकली वो आवाज़ें ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, बड़ी करप्शन हो रही है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये शेर अफजल मरवत साहब ने उठाए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि केपी में एक एडिशनल सेक्रेटरी अरबों की करप्शन करके चला गया, हम खामोश नहीं रह सकते, पीटीआई के लूले लंगड़े एहतजाज जो हो रहे हैं उनका हिस्सा नहीं बन सकता। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कई ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो अपने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं, सबूत क्या है? क्या सबूत मौजूद है कि गंडापुर साहब की हुकूमत के अंदर कोई करप्शन हो रही है? अगर हो रही है तो फिर वो सबूत पेश करना चाहिए, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ बाकी तो ऐसी बेतुकी बातें ही हैं। आरिफ अलवी साहब साबिक सदर हैं जी, उन्होंने कहा जी फौज सियासत करती है, लापता मिसिंग पर्सनस का मामला अब बलूचिस्तान के साथ पूरे मुल्क में फैल
चुका है। इस जुल्म में माओ बहनों को अगवा किया जाता है, इनके बच्चों पर तशद्दुद की वीडियोज़ और चीखें इन्हें सुनाई जाती हैं। आरिफ अलवी साहब को मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जब आप सदर थे और जब आपकी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हुकूमत थी, उस वक्त भी उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासी जो आपके साथ मामलात थे और आपको जो सपोर्ट हासिल थी, सहूलतकारी हासिल थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, उसी सूरत में आप हुकूमत चला रहे थे इमरान खान साहब। तो ये स्टेटमेंट उस वक्त बहैसियत सदर भी आपको देनी चाहिए थी। मिसिंग पर्सनस का मामला भी उस वक्त था, उस वक्त भी जर्नलिस्ट इधर उधर गायब होते थे, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, तो गायब तो लोग उस वक्त भी होते थे, शुमाली इलाका जात की सैर पे जाते थे, उस वक्त आप कहाँ होते थे? आपका ट्विटर तो बड़ा एक्टिवली काम करता था, तो उस वक्त आप ये स्टेटमेंट दे देते तो हम भी कहते सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं कि ये मुल्क के अंदर हो रहा है। अब क्योंकि आपकी सियासत को ये सूट करता है तो आप बिल्कुल कहें, लेकिन ये रोल तो उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का था। आज सिर्फ वो रोल आपके हक में नहीं है, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, कुछ चीज़ों को आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आपके हक में नहीं है इसलिए वो ख़राब है, अगर आपके हक में हो तो आप बिल्कुल खामोश, आप कहेंगे वो कहते हैं ना, और दबाएं एक्सीलेटर को। ये खैर मुनाफ़क़तें हैं हमारी। अब ज़रा हुकूमत ये समझ रही है, और बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म से जो मिले हैं कि आज की हेडलाइन भी यही है कि वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो गया है। वैसे अब मैं आपको क्या कहूँ, ये एक क्लेम ही है कि वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो गया है। घर भेजने के रास्ते खुल सकते हैं, और घर भेजने के रास्ते जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो वो खोल देगा, और हालात वाक़यात उस तरफ चले जाएंगे जहाँ आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब किसी को ज़रूरत है उसने ये रास्ते खोल देने हैं और नए नए तरीके अडॉप्ट कर लेने हैं और घर भेज देना है। अभी भी जैसे आपको याद है ना कि वो जब 58-2 भी ख़त्म हुआ, जब तो उस वक्त भी चौधरी शुजात साहब कहते थे कि अभी भी मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई जा सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता निकल आया। अब अगर किसी को ये लगता है कि ये तब्दील हो जाएगा तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो अजीब बात है, इसलिए क्योंकि तब्दील और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत से मामलात आ सकते हैं। हमारे मुल्क में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी बात कहाँ तक जाएगी, और कोई सिक्का बंद आप नहीं कह सकते कि नहीं जी अब तो ख़त्म हो गया, अब कोई मुल्क में सियासी बुहरान नहीं आ सकता, कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं जा सकता। बहरहाल जनाब ये व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह रात को आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।